हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक। मैं आदित्य लाया हूँ आपके साथ इंग्लिश स्पोकन की दूसरी क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे इंग्लिश की स्टोरी शुरू होती है एक लैंग्वेज से, और हर लैंग्वेज के पास साउंड होते हैं और उसी का रिटन फॉर्मेशन क्या होता है, लेटर्स। हमने डिफरेंस भी सीखा था उसमें साउंड और लेटर के बीच में। अब इसी स्टोरी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अगर आपने इस स्टोरी की पहले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसको फर्स्ट वॉच कीजिए, देन वॉच दिस वन। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं इंग्लिश की स्टोरी। लास्ट क्लास में स्टोरी ख़त्म कर दी थी लेटर पे। आज हम उससे थोड़ा आगे लेके चलते हैं। लेटर से हम जब लेटर से ही बनता क्या है वो। अब जरा इस वर्ड को भी समझ लेते हैं, वर्ड होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डेफिनेशन ऑफ वर्ड। मेरा डेफिनेशन पढ़ाने का मतलब है कि आपको एक बेसिक समझा दूँ। इसका डेफिनेशन आपसे कोई पूछता नहीं, लेकिन आपसे कोई अगर पूछे भी तो आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स डेफिनेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है मीनिंगफुल सेट ऑफ वर्ड्स। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, मीनिंगफुल एंड सेट। पहले एक बार मीनिंगफुल को समझ लेते हैं। मैंने लेटर्स का ग्रुप बनाना है जिसकी एक मीनिंग हो। वैसे ही एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस डेफिनेशन की मीनिंग क्या है मीनिंगफुल से। मान लीजिए मैंने 4 लेटर्स ली, CEAR। क्या ये कोई वर्ड है? क्या ये एक मीनिंगफुल सेट ऑफ लेटर्स है? आप बोल रहे होंगे नहीं, ऐसा तो आपने कोई वर्ड अभी तक सुना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये एक ऐसा सेट है लेटर्स का जिसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए क्या है, एक वर्ड नहीं है। अगर मैं इसी को थोड़ा अरेंजमेंट इसकी चेंज करके एक ऐसे लिखूँ, RACE, तो क्या आप एक वर्ड है? अब आप कहेंगे हाँ आपने ये वर्ड सुना है और इसका एक मीनिंग भी है, तो ये एक वर्ड है। चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं थोड़ा सेट को। सेट होते क्या है बेसिकली? सेट आप ग्रुप्स को कहते हो, एक ऐसी ग्रुप जो लेटर्स से बनी है और उसका एक मीनिंग बनता हो। अब यहाँ पे सेट भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जरा इस सेट को भी समझ लेते हैं। सेट का मतलब बेसिकली ग्रुप से ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब ये ज़रा समझ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं इनके सेट्स को। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप सोच रहे होंगे इनके ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों कहते हैं? क्या आपने ऐसा सोचा? अगर नहीं सोचा तो आपको यू मस्ट थिंक दिस, आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए अपने अंदर के बच्चों को कभी मरने ना दे, सीख आप तभी पाओगे जब तक आप क्यूरियस रहोगे, हर चीज़ के पीछे रीज़न को खोजोगे। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आया और उसने एकदम से सेंटेंसेस बनाए, रूल्स बनाए और सबने बोलना शुरू कर दिया। इंग्लिश स्टार्ट ही लैंग्वेज की तरह साउंड से, लेटर्स से, और फिर लेटर्स के बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, ये सारे आए हुए। तो ये सब का एक पैटर्न होता है। अगर आप एक भी पैटर्न को मिस कर जाते हो तो बहुत बड़ी पार्ट को आप मिस कर जाते हो। तो हर किसी के पीछे एक रीज़न है और यू मस्ट बी अवेयर ऑफ रीजन्स। आप इस वर्ड को ध्यान से देखिए, स्पीच। स्पीच बेसिकली नाउन वर्ड है ऑफ स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। जो चीज़ हम बोलते हैं उसके पार्ट्स, ज़्यादातर हम बोलते क्या है, सेंटेंसेस। जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो ऑब्वियसली उसके पार्ट्स क्या होंगे, वर्ड्स। वर्ड्स से ही मिलकर के सेंटेंसेस बनते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स कितने तरह के होते हैं उन्हीं कैटेगरी को देखना है। आइए देखते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इनका नाम क्यों दिया गया है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरीज हैं, आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते तो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इनकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रोनाउंसिएशन पे बहुत लोग गलत बोलते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान देंगे। चलिए मैं लिखता हूँ कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच और आप एक बार उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने पहले कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर
8 इन नंबर्स। बेसिकली ये होते हैं 8, और ये आठों का एक अलग अलग इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जितने भी वर्ड्स आपने आज तक पढ़े हैं, लिखे हैं, बोले हैं, ये सारे इन्हीं कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं। अब इन्हीं कैटेगरीज़ के आने का मतलब है कि अब कुछ भी रह नहीं गया। आप ज़रा इनको समझने से पहले एक बार इनकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। बहुत लोग इसको गलत बोलते हैं, और हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश स्पोकन, और स्पोकन में प्रोनाउंसिएशन प्लेस एन अ वेरी वाइटल रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोकन में प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान देते हुए आप एक बार इन सब वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है क्या। आइए जानते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। फर्स्ट वर्ड नाउन, सेकंड वर्ड, क्या आपने इसको प्रोनाउन पढ़ा? अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा तो आप थोड़ा सा गलत हैं, इसको हम प्रो नहीं प्र पढ़ते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन। थर्ड, यहाँ पे डी साइलेंट है। अभी तक अगर आपने इसको एडजेक्टिव पढ़ा है, तो आज के बाद आप क्या पढ़ेंगे, इसको डी को हटाइए और बाकी वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। चलिए बेटर। इसको वर्ब, थोड़ा साउंड ही अजीब कर रहा है, वर्ब, इसको वर्ब नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, वर्ब। अ साउंड आती है यहाँ पे, वर्ब, वर्ब। र साउंड नहीं आती। बेसिकली आर लेटर करता क्या है, र साउंड क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे अ साउंड आती है, वर्ब। आप खुद बोल के देखिए ना, कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल है, वर्ब या वर्ब। नेक्स्ट, यहाँ पे डी को रिमूव मत कीजिएगा। यहाँ पे बस ये है कि आपको एड वर्ब नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, एड वर्ब, एड वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। ये वर्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा इनकरेक्ट प्रोनाउंस किया जाता है, यहाँ तक कि कई बार टीचर्स के द्वारा भी। आइए इसको पहले आप खुद प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो ट्राई कीजिए एक बार अपने से। ओके, आइए अब समझते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्या एक्चुअली। ये यहाँ पे प्री की जगह प्रे साउंड देता है, एंड यहाँ पे ओ की साउंड नहीं आती, तो ये प्रे पोजीशन है, पोजीशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। यहाँ पे साउंड देता है जी, प्रेपोजिशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पे JUN, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है, कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन। वैसे ही नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे ER अगेन आ में आएगा चेंज, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। आपने अगर नोटिस किया होगा अभी तक, तो आपने वर्ब की स्पेलिंग में VERB लिखा था, तो वहाँ पर भी हमने ER को आ माना। कहीं इंटरजेक्शन में भी ER दिखा, तो यहाँ पे भी आ माना, और एडवर्ब में भी हमने ER को आ माना। अब ये आप भी सोच रहे हो कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हम बार बार ER में R की साउंड नहीं ले रहे। ऐसा इसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले आप सोचिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, तभी आप सीख पाएंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। आइए समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। उसके लिए एक थोड़ी सी बातचीत करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। अगर आपको दिखे R लेटर इन एनी वर्ड, और उससे पहले अगर आपको दिखे कोई भी वाउल लेटर, वाउल लेटर मीन्स हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था AEIOU। अगर वाउल लेटर दिखे R से पहले, तो यहाँ वाउल लेटर करते क्या है, वो R की साउंड को कैंसिल आउट करके आ बना देते हैं, वहाँ R की साउंड नहीं आती। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर R लेटर आपको दिखे और R के बाद आपको कोई वाउल लेटर दिखे, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे ये वाउल लेटर R के साउंड पे स्ट्रेस देगा और र साउंड को ले आएगा, जो R की एक्चुअल साउंड होती है। अब कई महारथी आप में से ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये दोनों जो पॉइंट्स है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब विरोधाभास है, दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं। क्या पता कभी ऐसा भी हो जाए कि कहीं पे R लेटर दिख जाए और उसके आगे पीछे दोनों जगह वाउल आ जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा,
कुछ नहीं होगा, हम पीछे वाला रूल को फॉलो करके फर्स्ट वाले को कैंसिल आउट मारेंगे। यहाँ पे अगर वाउल आ गया तो यहाँ र साउंड आ जाएगी। हमने सीखा था कि आ साउंड आएगी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके आ साउंड चली जाएगी और र साउंड आ जाएगी। तो इस केस में भी आपको र साउंड आनी है। ओके, आई होप दिस मच इज़ क्लियर फॉर यू। आइए समझते हैं इसका एग्जांपल लेके कि ऐसा क्या हो रहा है। आपने ये वर्ड आज तक बहुत बार प्रोनाउंस किया होगा, एक बार फिर से मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए, FATHER। आप क्या पढ़ते हैं इसे? फादर, फादर नो, थोड़ा सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईयर लिखा है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक वाउल है और वाउल के बाद आर है तो र साउंड नहीं आएगा, क्या आएगा? अ साउंड। फादर, फादर। वैसे ही मदर, मदर। थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि आपने पहली बार प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही होता है। आइए इंपॉर्टेंट चीज़ एक देखते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं, हमेशा पढ़ते हैं इंग्लिश स्पोकन के लिए, कि आप इसको सही पढ़ते हैं? क्या लिखा है ये? ग्रामर, ग्रामर। अजीब सा साउंड। फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर के बाद ए है, आर के बाद ए है, और यहाँ पे आर से पहले ए। इस वर्ड की यूनिकनेस है, इसमें दोनों ही तरह के साउंड आ रहे हैं। यहाँ आर के बाद ए है तो यहाँ र साउंड आएगा, और यहाँ आर से पहले ए है तो यहाँ अ साउंड आएगा। जैसे कि इसको आप प्रोनाउंस करके देखिए, आप क्या प्रोनाउंस करिए, यहाँ पे अ, यहाँ पे ग्रामर, ग्रामर। इट इज़ नॉट ग्रामर, ग्रामर। ये इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की। आइए अब ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी एक जनरल आइडिया क्रिएट करते हैं, एक एक लाइन वाली डेफिनेशन लिखते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की सब कोशिश करते हैं। और से हमारा नाउन। अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं नाउन की, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आज तक एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक डेफिनेशन आती है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और अगर आप इसी को हिंदी में कहना चाहें तो हिंदी में क्या कहते हैं? एक वस्तु, इंसान और जगह के नाम को नाउन कहते हैं। तो वो डेफिनेशन जो होती है वो थोड़ी इनकरेक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो क्या है? अधूरी है। सम थिंग्स आर मिसिंग इन दैट। तो अभी के लिए मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि नाउन होता क्या है? नेमिंग वर्ड होता है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड से मेरा मीनिंग है जो भी वर्ड एक किसी चीज़ के नाम को बताए वो क्या होते हैं? नाउन कहलाते हैं। और इसको आप हिंदी में समझना चाहो तो उसको हम ये भी कह सकते हैं नामकरण। बेसिकली तो हमने हर चीज़ का नाम दिया हुआ है समझने के लिए, लेकिन जब वो यूज़ होता है नाम की तरह तभी उसको हम नाउन कहते हैं। चलिए, नाउन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी, थोड़ी और आ जाएगी जब आज की क्लास में हम नाउन को समझने की कोशिश करेंगे। और जो आपकी डेफिनेशन आज तक आपने पढ़ी है मैं वो भी प्रूव करूँगी वो अधूरी क्यों है और कहाँ पे उसका डेफिनेशन अधूरी रह गई और क्यों आपने उसको बचपन में ऐसे ही सीखा था। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउन हो गया। प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम क्या होता है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा क्या है? नाउन। तो बेसिकली प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह ले, जो रिप्लेस करे नाउन को। REPLACE, रिप्लेस नाउन, जो नाउन की जगह ले और उसको रिप्लेस कर दे। जैसे कि मैंने किसी का नाम लिया और किसी का नाम ना ले करके मैंने उसके लिए कोई दूसरा वर्ड बोला। मैंने आपका नाम लिया की जगह मैंने शिवम ना बोल करके मैंने बोला यू। यू क्या है? आप ही के बारे में बता रहा है, लेकिन आपका नाम तो नहीं है। मैंने अपना नाम ना ले करके अपने लिए यूज़ किया आई। आई मेरा नाम नहीं है, लेकिन एक ऐसा वर्ड है जो मेरे नाम की जगह ले रहा है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन के अंदर, उनके बारे में बातचीत करेंगे अच्छी से ताकि आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाए, लेकिन उसको बाद में करेंगे। अभी वैसे हम एक जनरल आइडिया क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई, और आप कह सकते हैं ऐड डिटेल्स टू अ नाउन और जो क्या करता है? क्वालिफाई, या फिर क्वालिफाई को आप कह सकते हैं ऐड डिटेल्स, मतलब उसके बारे में बताता है, किसके? नाउन के बारे में, और नाउन की जगह ही लेने वाली प्रोनाउन के बारे में।
इन दोनों के बारे में बताया, जैसे कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन कैसे स्टूडेंट है आपके बारे में डिटेल्स क्या दी है मैंने, गुड। तो जो गुड है वो क्या है, डिटेल्स आपके बारे में, तो वही क्या करेगा काम, एडजेक्टिव की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्ब। वर्ब क्या होता है, जनरली लोग बोल देते हैं इनको एक्शन वर्ड्स, लेकिन एक्शन वर्ड्स भी थोड़ा अधूरा रह जाता है, लेकिन अभी की समझने के लिए आप एक्शन वर्ड्स से इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये भी अधूरा है। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे ये एक्शन वर्ड अधूरे क्यों हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन को शो करना, जहाँ जो भी वर्ड किसी एक्शन को शो करे वो क्या कहलाएगा, एक्शन वर्ड्स और वर्ब। अगर आप एक्शन वर्ड की फॉर्मेशन को देखेंगे तो एक्शन वर्ड जो बना है वो बना है एक्ट से। एक्ट मतलब होता है कोई भी काम को करना, एक्ट करना, और एक्ट से बना क्या है, एक्शन। एक्ट मतलब वर्ब, और एक्शन क्या हो जाता है, उसी का नाउन। अभी ये अधूरी है, लेकिन इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे बाद में, अभी थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ब, जैसे कि एडजेक्टिव क्या करता था, क्वालिफाई करता था नाउन या फिर प्रोनाउन को, वैसे ही एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को इस नाम से। अब ये भी थोड़ी डेफिनेशन अधूरी है। अधूरी अब क्यों है ये तो हम आगे वाली क्लास में जानेंगे, जब हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब एक बहुत बड़ा वाइड टर्म है, जिसके बारे में समझने के लिए एक इसको डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। मैं समझाऊंगा आगे की नेक्स्ट क्लास में। अभी बस इतना समझ लीजिए कि क्वालिफाई करता है और ऐड डिटेल्स हुआ वर्ब। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या, एक बार प्रोनाउंस कीजिए, ओके बेटर। इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अब होते क्या है, ये होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स। रिलेटिंग वर्ड्स, रिलेट का मीनिंग तो आपको पता हो, किसी से संबंध को जोड़ना। अब इस संबंध कैसे जोड़ते हैं आइए इसको समझ लेते हैं एक बार, हल्का सा एक एग्जांपल लेकर के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शी वेंट टू हर। अब शी वेंट टू हर बेसिकली अगर अभी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो कोई पता चल रहा होगा, टू यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन चेंज होते हैं एज पर द सिचुएशन, रिलेट करने के लिए। कैसे, अभी देखिए मैंने इस टू की जगह लिख दिया विथ। अब इसी सेंटेंस को प्रोनाउंस कीजिए, टू की जगह विथ को लिख रहे, शी वेंट विद हर। सिचुएशन चेंज होने के कारण सेंस भी चेंज हो गया। इसके बाद बिफोर, शी वेंट बिफोर हर, इसमें फिर से मीनिंग चेंज हो गया, बिफोर की जगह आप लिख लीजिए आफ्टर। शी वेंट आफ्टर हर, आपको सेंस पता चल रहा है, हर एक प्रेपोजिशन सेंस को पूरी तरह से चेंज कर ले रहा है। नेक्स्ट एक और आप एग्जांपल ले लीजिए, टूवर्ड्स, शी वेंट टूवर्ड्स हर। टूवर्ड्स मतलब की तरफ, उनकी तरफ, वो उसकी तरफ गई। टूवर्ड्स नहीं तो आप ले लीजिए एक और वर्ड, एक और प्रेपोजिशन, शी वेंट फॉर हर। फिर से मीनिंग चेंज हो गया। एक प्रेपोजिशन सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है और ये चेंजेबल होता है। तो आप जैसे ही प्रेपोजिशन को चेंज करते हैं, रिलेशन भी क्या हो जाता है, दोनों वर्ड्स में चेंज हो जाता है। तो यही होता है प्रेपोजिशन, टू रिलेट करता है। आगे देखते हैं कंजंक्शन को। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन बेसिकली इसका वर्ब जो होता है वो क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। इसे हम कह सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स या फिर वर्ड। अभी कनेक्टिंग वर्ड कैसे है ये समझ लेते हैं। बेसिकली कनेक्टिंग का कनेक्ट से बना है, कनेक्ट मतलब जोड़ना, जो जोड़ता है वही क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड कहलाता है, और उसी को कंजंक्शन कहते हैं। अभी जोड़ने वाली चीज़ें भी क्या हो सकती हैं, या तो ये वर्ड्स को, दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ सकता है, वर्ड नहीं तो फ्रेजेस, फ्रेजेस नहीं तो क्लॉजेस, क्लॉजेस या स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स नहीं तो सेंटेंसेस, इन सबको ये जोड़ सकता है।
सो एंड सो। तो कंजंक्शन का काम ही क्या होता है? जोड़ना। जैसे कि हमने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ भी करते हैं, एज वेल एज। सिंपल एग्जांपल में लो तो एंड, और, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने के लिए। तो इन्हीं यही होते हैं कंजंक्शन। आइए कंजंक्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? सडन फीलिंग वर्ड्स। सडन फीलिंग वर्ड्स का मतलब क्या है? जो सडन फीलिंग को शो करे। मैं फेमस एग्जांपल देता हूँ एक, जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, कि मान लीजिए कि आप पार्क में जा रहे हो, अचानक से आपको एक बॉल आकर के हिट कर जाए, तो जो सडन अचानक से जो आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी, वही क्या होती है? इंटरजेक्शन होती है। जैसे कि ओह, आउच, लग गई। ये सारी क्या होती है? ये सारी क्या होती है? सडन फीलिंग वर्ड्स, जो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। तो ये सारी कैटेगरीज में सब तरह के वर्ड्स आ गए। जो वर्ड रह गया था वो सडन फीलिंग वाला, वो इंटरजेक्शन में आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे आप मिस कर रहे हो कि मैंने तो कहा कि इन सब में हर तरह की वर्ड्स आ जाती है, लेकिन एक महानुभव यहाँ पे रह गए, और उसको हम जानते हैं किस नाम से? आर्टिकल। आर्टिकल। अब ये आर्टिकल कहाँ रह गए? ये भी इसी का ही पार्ट है। हम आगे इनको समझेंगे कि आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही किसी का पार्ट है। अब वो किसका पार्ट है वो तो एक सस्पेंस है। ज़्यादातर लोग इसको आर्टिकल एक अलग ही टॉपिक समझ लेते हैं, कि नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है एक आर्टिकल। और इनके बारे में हम बाद में जानेंगे कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। देखिए, मेरे बाद में बोलने का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ जहाँ पे समझनी है वहीं पे समझने का उसका मज़ा है। आपको मैं सब कुछ एक रूल की तरह समझा दूँ तो फिर बाकी टीचर और मेरे टीम में क्या फ़र्क रहेगा? तो समझने का एक तरीका होता है, और आप उस तरह से समझेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, और आप किसी को बेटर तरीके से समझा भी पाएंगे। आर्टिकल के बारे में बाद में समझेंगे। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टॉपिक, नाउन को। जो मैंने आपसे अभी कहा था कि नाउन की जो आपने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है वो थोड़ी अधूरी है। अब अधूरी कैसे है, अब उसको समझते हैं। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, और आपको जो आज तक का मिथ था कि डेफिनेशन उतनी होती है नाउन की, और आज तक अगर आप रटते आ रहे हो किसी रूल से नाउन को, तो ये चीज़ बहुत गलत बात है। जिस चीज़ को समझा जा सकता है उसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आइए समझते हैं कैसे। तो अभी तक हमने ये समझा कि नाउन का मीनिंग क्या होता है। नेमिंग वर्ड, जब भी किसी का नामकरण कर देते हैं और उसके नाम की तरफ उसको यूज़ किया जाता है, वही क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नाउन के कुछ एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ, और अब फिर आपसे मैं आपको उसमें ये करना है कि आपको बताना है या पहचानना है, रिकग्नाइज करना है कि उसमें से कौन कौन से नाउन है और कौन कौन से नहीं है। आइए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आप ट्राई कीजिए एक बार उनको पहचानने की। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं। अब इनमें ज़रा नाउन के पहचानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आयुष ब्रॉट मीना। आप कहना चाह रहे होंगे आयुष नाउन है, मीना नाउन। मिस्टर कुमार इज़ ऑनेस्ट। कहना चाह रहे हैं मिस्टर कुमार एक नाम दिख रहा है, ऑनेस्ट हो सकता है। दिसंबर हैज़ 31 डेज। अब आप सोच रहे हैं दिसंबर नाम हो सकता है, और कुछ डेज डाउटफुल लग रहा है। नेक्स्ट, शिखा वेंट होम। शिखा आप सोच रहे होंगे यहाँ पे होम, कुछ लोगों को लग रहा होगा हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा ना। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऋतु विल कॉल टुमारो। नाम देख लिया आपने, नाउन है। क्या टुमारो होगा? डाउटफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये जो डाउटफुल आ रहा है इसको थोड़ा क्रिएट करते हैं आप। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वैसे ही वर्ड्स और थोड़े डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। तो पहले इनको समझ लेते हैं एक बार कि जो आपने अभी तक समझा है वो कहाँ अधूरा रह गया और क्या एग्जैक्ट समझना आपने छोड़ दिया। तो पहले समझ लेते हैं एक बार नाउन की कितनी कैटेगरी होती है, किस तरह से उसको रिकग्नाइज़ किया जा सकता है। तो पहली कैटेगरी आ गई आपकी विजिबल कैटेगरी। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो सिर्फ विजिबल कैटेगरी को ही लेती है। जैसे कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस पर्सन और थिंग। जो ये है इसमें प्लेस पर्सन और थिंग
सारी चीज़ें क्या है, विजिबल है, इसलिए हम उनको विजिबल कैटेगरी के अंदर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैंने विजिबल पे नंबर 1 डाला है तो और भी कैटेगरीज हैं इसमें। तो सेकंड जो कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं फेल्ट ओनली या फिर इनविजिबल। फेल्ट ओनली, इनविजिबल, इसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं। नॉट ओनली फीलिंग, फीलिंग को छोड़ करके और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं फेल्ट ओनली कैटेगरी में, उनको भी समझेंगे हम बाद में। नेक्स्ट, फेल्ट ओनली के बाद आता है एक आपका वर्ड नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट मतलब होता है लगभग समान, मतलब समान होता है बेसिकली, अगर एग्जैक्ट मीनिंग आप देखो तो वो इक्विवेलेंट किसकी? नाउन के। अब ये काम कैसे करता है इसको भी अभी जानेंगे हम जब एग्जांपल्स को देखते हैं एक बार। फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी इज यूनिट। ये थोड़ी नई टर्म है, ये क्या होती है इसके बारे में भी समझेंगे कि यूनिट होती क्या है। आइए अपने एग्जांपल्स पे चलते हैं और जरा समझते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अभी इनको पहचानने के लिए मैं बेसिक आपको कोई रूल नहीं बता रहा, समझने का एक तरीका। नाम को, किसी भी नाम को पहचानने के लिए मेरे पास 3 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। उन 3 क्वेश्चन वर्ड को अगर कोई भी वर्ड सेटिस्फाई करता है तो वो एक नाउन कहलाता है। इसको जानने के बाद आज के बाद आपको कभी नाउन की रूल को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये नाम वो नाम, बस इन क्वेश्चन वर्ड को फिट करो। अगर वो फिट हो जाते हैं तो वो नाउन है, अगर फिट नहीं होते तो वो नाउन नहीं है। आइए समझते हैं क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं। इनके पीछे भी एक रीज़न है इन क्वेश्चन वर्ड्स को चूज़ करने का। उस रीज़न के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब आप उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाओगे तब। अभी ये समझ लो कि वो 3 वर्ड है क्या, हाउ टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज करने वाले 3 वर्ड्स कौन से हैं क्वेश्चन वर्ड्स? फर्स्ट व्हाट, सेकंड हु, थर्ड हूँ। ये हमें लगभग आइडिया होता है कि ये सब्जेक्टिव केस होता है। अब केस क्या होते हैं? नाउन का ही पार्ट है, थोड़ा हम आगे देखेंगे समझेंगे। और ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। अभी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या कैसे काम करते हैं ये अभी हम थोड़ी एग्जांपल में भी समझेंगे और आगे बात की भी बात है तब भी हम समझेंगे। आइए अब थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आयुष ब्रॉट मीना। हु ब्रॉट मीना? हु का आंसर दे रहा है आयुष, ये एक नाउन है। नाउन में कौन सी कैटेगरी? विजिबल कैटेगरी। आयुष को आप देख पा रहे हो। आयुष ब्रॉट हूँ मीना, मीना आंसर दे रही है किसका? होम का, ये भी एक नाउन है। मिस्टर कुमार इज ऑनेस्ट। हु इज ऑनेस्ट? मिस्टर कुमार। तो मिस्टर कुमार यहाँ पे एक नाउन है। अब मिस्टर कुमार से आगे बढ़े तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ऑनेस्ट भी एक नाउन है, लेकिन क्या ये एक्चुअली इन 3 वर्ड्स का, क्वेश्चन वर्ड्स का आंसर दे रहा है? तो कुछ लोग हु और होम में तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वर्ड में आप में से कुछ कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये वर्ड का आंसर ना देते हुए आंसर दे रहा है व्हाट काइंड ऑफ, वो किस तरह के इंसान है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लिखें, इसको एक और तरीके से लिखें, मिस्टर कुमार इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो मैन कैसे मैन है? ऑनेस्ट है, तो ऑब्वियसली ऑनेस्ट क्या बता रहा है? एक एडजेक्टिव, तो ये एक नाउन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर हैज़ 31 डेज। यहाँ कुछ लोग कन्फ्यूजन हो कि दिसंबर है या नहीं है, और कुछ को नहीं भी, क्योंकि कुछ कहते हैं कि मतलब मंथ्स के नाम को भी एक नाउन कहा जाता है, तो दिसंबर एक मंथ का नाम है, तो ये नाउन होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप अभी इस तरीके से सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, व्हाट हैज़ फर्स्ट डेज? दिसंबर। अब कुछ कंफ्यूज होंगे डेज में भी। दिसंबर हैज़ व्हाट? 31 डेज। तो ये डेज जो आंसर दे रहा है ये भी एक नाउन है। बेसिकली डेज यहाँ पे क्या है? एक यूनिट है। यूनिट का मतलब समझ जाओ तो कि आप किसी चीज़ को मेज़र या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हो तो उसे आप यूनिट कहते हो। जैसे कि हमने टाइम को बांटा है कुछ यूनिट्स में, जिससे हम उसको मेज़र करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? सेकेंड, देन मिनट, देन आवर, आफ्टर दैट 24 आवर्स जब हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? डेज, डे। और उसके बाद डे के बाद क्या आता है? वीक, मंथ, ईयर,
ये सारे क्या है, ये यूनिट ही तो है टाइम को बांटने के लिए, समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे डेज भी होगा क्या, एक नाउन। शिखा, आपको नाम पता चल गया तो एक नाउन है। वेंट होम, अब होम इसमें नाउन है या नहीं है, इसको समझने के लिए पहले हम एक वर्ड को जान लें। अब फंक्शनल ग्रामर होते क्या है, जरा इसको एक बार समझ लो। फंक्शनल जो वर्ड निकला है वो निकला है एक वर्ड फंक्शन से। फंक्शन मतलब होता है किसी का काम, कैसे कोई चीज़ काम करती है वो उसकी फंक्शन कहलाती है। तो ये ग्रामर में आपको समझना क्या है, फंक्शन को, रूल्स को छोड़कर अगर आप फंक्शन को समझ गए एक बार, तो आज के बाद आप कभी नाउन के अंदर तो मिस्टेक नहीं करोगे, आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कभी मिस्टेक नहीं करोगे आप। तो जरा फंक्शन को समझ लेते हैं। नाउन का फंक्शन मैंने बताया कि वो एक नाम की तरह अगर फंक्शन करेगा तो वो एक नाउन कहलाएगा, और उसको 3 क्वेश्चन वर्ड से हमने सीखा है। तो अगर वो फंक्शन नाम की तरह करता है तो ही वो नाउन कहलाएगा, अगर फंक्शन वो किसी और वर्ड की तरह कर रहा है तो वो नाउन नहीं कहलाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसके एग्जाम्पल को देख के हम समझेंगे। शिखा वेंट होम, शिखा वेंट, वेयर डिड शी गो, और डिड शी ना यूज़ करो तो यहाँ पे सिर्फ वेयर का यूज़ आप पता चल रहा है कि होम एक जगह का नाम बताने की कोशिश कर रहा है, नाम नहीं, एक जगह के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। शिखा वेंट वेयर, वेयर का आंसर दे रहा है होम, तो क्या हमने वेयर को नाउन कैटेगरी में डाला है, नहीं। तो वेयर तो कुछ और ही है, तो ये एक नाउन नहीं है। आगे बढ़िए, ऋतु एक नाम है तो एक नाउन। ऋतु विल कॉल टुमारो, अब कुछ लोग टुमारो से किसी को डाउट था, लगभग लगभग को तो नहीं होगा आप में से। ऋतु विल कॉल व्हेन, व्हेन का आंसर यहाँ पे दे रहा है टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या मिस्टेक, कि टुमारो में TOMMOROW लिखते हैं, लेकिन जो टुमारो का रूट फॉर्मेशन है वो होता है 2 + मोरो, MORROW। मोरो का मतलब होता है सुबह इन ग्रीक लैंग्वेज में। तो इस तरह से अगर आप याद कीजिएगा तो जो कल की सुबह होती है उसी को हम क्या कहते हैं, टुमारो कहते हैं। तो यहाँ पे डबल M नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, सिंगल M बट डबल R आता है। तो आप, आई होप यू आर नॉट गोइंग टू मेक द मिस्टेक इन द स्पेलिंग ऑफ टुमारो। तो आप टुमारो की स्पेलिंग हम गलत नहीं बोलेंगे। बेसिकली व्हेन का आंसर दे रहा है तो ये भी क्या यहाँ पे एक नाउन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, होम इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, होम, ये वर्ड का आंसर दे रहा है, तो वर्ड का आंसर देने वाले नाउन। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे होम नाउन नहीं था, लेकिन यहाँ पे होम नाउन है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि फंक्शन ग्रामर फंक्शन की तरह से काम करेगी। अगर आप फंक्शन को समझ गए तो आप नाउन को पहचानने लग जाएंगे। यहीं पे होम नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पे होम नाउन है। अच्छा, होम इज़ व्हाट, द बेस्ट प्लेस। द बेस्ट प्लेस क्या है, होम ही तो है। तो बेसिकली यहाँ प्लेस क्या है, एक नाउन है। होम इज़ द बेस्ट प्लेस, होम इज़ व्हाट, द बेस्ट प्लेस, ये एक नाउन हो गया पूरा। इन द वर्ल्ड, बेसिकली वेयर का आंसर दे रहा है कहाँ पे, वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट, टुमारो नेवर कम्स, हम बोलते हैं ना कल कभी नहीं आता, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टुमारो। तो ये टुमारो क्या वर्ड का आंसर दे रहा है, व्हाट नेवर कम्स, टुमारो। टुमारो यहाँ पे एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे वेयर का व्हेन का आंसर दे रहा था, और यहाँ पे व्हाट का आंसर। देख रहे हो, सेम वर्ड चेंज होने पे जैसे काम इसका जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही क्या हो गया, ये नाउन चेंज हो गया, वहाँ पे कुछ और था। नेक्स्ट में आते हैं, कविता लव्स वॉकिंग। हु लव्स वॉकिंग, कविता नाउन, वॉकिंग, कविता लव्स व्हाट, वॉकिंग, व्हाट का आंसर दे रहा है तो अगेन ये नाउन है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर होम वेयर का आंसर देता है तो जब ये नाम बनेगा तो ये क्या बनेगा, बेसिकली होम एक स्थान का नाम है, जगह के बारे में बता रहा है। टुमारो एक टाइम को ही बताता है, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये है क्या, एक बेसिकली नाउन इक्विवेलेंट कैटेगरी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये वही कैटेगरी है, नाउन इक्विवेलेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेहा इज़ वॉकिंग ऑन टाइम। हु इज़ वॉकिंग, नेहा,
क्या वॉकिंग यहाँ पे नाउन है? नहीं, ये वर्ब है। ऑन टाइम, व्हेन क्या आंसर दे रहा है? तो ये भी नहीं होगा नाउन। नेक्स्ट, हील्स ऑल पेन, टाइम, तो यहाँ पे टाइम क्या है? नाउन। यहाँ पे टाइम क्या बता रहा था? व्हेन का आंसर दे रहा था। यहाँ पे टाइम नाउन, वर्ड का आंसर दे रहा है। यही चीज़ समझने वाली बात है, जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स रटने लग जाते हैं। यहाँ आप समझ गए फंक्शन को, तो आज के बाद आप कभी इसमें तो गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट, टाइम हील्स व्हाट? ऑल पेन, तो ये जो वर्ड का आंसर देने वाला ही है, तो क्या है? नाउन है। अब मुझे ये लगता होगा कि अब आप इस नाउन टॉपिक में तो आज के बाद कभी गलती करोगे नहीं। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने आपको रिकग्नाइजेशन क्यों समझाया, नाउन को पहचानना क्यों समझाया। देखिए, नाउन पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेस है। अगर नाउन को आप समझना चाहते हो तो पहले को उसको पहचानना आना चाहिए। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नाउन, और नाउन को अगर आप पहचान ही नहीं पाए तो आप उस पर काम कैसे कर पाओगे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है पहले उसको पहचानना। और यहीं पे बच्चे गलती कर बैठते हैं और रूल्स सीखने लग जाते हैं। रूल्स को आप ज़्यादा दिन तक रट नहीं सकते, कितने रूल्स रटोगे? हर चीज़ पे एक नया रूल है। तो रूल की जगह आप अंडरस्टैंडिंग बताओ। अंडरस्टैंडिंग से हर चीज़ को समझा जा सकता है और हर चीज़ आपको सही से समझ में आएगी। चलिए यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नाउन से थोड़ा और आगे। नाउन के अंदर ही हम थोड़ी और बातें हैं समझने के लिए, जिनको समझ के ही हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको नाउन में तो आज के बाद कभी दिक्कत ना आए। और नाउन में अगर दिक्कत नहीं आएगी तो आप बाकी चीज़ों पे, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे और भी अच्छी तरह से और मोटिवेट होकर के अपना काम को आगे बढ़ाएं। ओके, बाय बाय, टाटा।